मैं हूं शिवेन कुमार और आज हमारे साथ मौजूद हैं सरकार में नवनियुक्त मंत्री जगत सिंह नेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जब आप विपक्ष में हुआ करते थे, किन्नौर के विकास को लेकर काफी मुद्दे विधानसभा में उठते थे। उस दौरान के जनजातीय मंत्री को घेरने का आप काम करते थे। परसों की बात करें, लोहड़ी का पर्व भी है, कैबिनेट की बैठक भी है। जनजातीय विकास के जिन मुद्दों को लेकर आप विपक्ष में रहते हुए लड़ाई लड़ते थे, अब उन मुद्दों को अपनी कैबिनेट में ले जाकर क्या पास करवाकर हल करवा पाएंगे? पिछली सरकार के समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जयराम जी हमारे मुख्यमंत्री पूर्व में, उन्होंने जो है जनजातीय क्षेत्रों के साथ बहुत भेदभाव किया, पक्षपात किया। और विशेषकर जहां किन्नौर की बात करूं तो पिछले 3 दशकों से जनजातीय क्षेत्रों के लिए वहां जो एक व्यवस्था है, एक संवैधानिक व्यवस्था है, वहाँ पर जो है ट्राइबल सब प्लान है। और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, बनाने के लिए प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाता है। और उसमें जो भी चुना हुआ विधायक होता है, चाहे वो इस पार्टी से आए चाहे उस पार्टी से आए, उसको जो है प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है। और अध्यक्ष को कोई वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी मिलेगा, कोई बंगला मिलेगा या कोई अलग से तनख्वाह मिलेगी, कुछ नहीं मिलता। केवल एडमिनिस्ट्रेटिव जो है हेड होता है अपने उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी का। तो उसमें विधायक के बजाय जो है, मैं चुना हुआ कांग्रेस से आया, बाकी जगह पे तीनों दो जगह और लाहौल और स्पीति और पांगी भरमौर में बीजेपी पार्टी से आए थे। उनको तो एज इट इज़ मतलब चेयरमैन रखा पीएससी का। मुझे जो है पीएससी के चेयरमैन से हटाकर मेरा जो पोस्ट है विधायक का, उसको डिग्रेड करके मुझे डिमोट किया गया और डीसी को मेरे ऊपर बिठा दिया। उस कारण जो है मुझे वहाँ पर काम करने में बहुत अड़चन आया और सारा विकास जो है एक किस्म से उस पर ग्रहण लग गया। और दूसरी जो बड़ी बात थी कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश का बजट होता है, सालाना बजट, उसका 9% जनजाति विकास के लिए अनिवार्य रूप से रखने का प्रावधान है। तो वो जो 9% बजट है, जयराम जी ने क्या किया कि उसको मतलब वो कम तो कर नहीं सकते थे, पर उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला कि 9% डायरेक्ट प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से विकास में खर्च कराने के बजाय उन्होंने जो है उसको चिन्हित कर दिया, यानी ईयर मार्क करके डिपार्टमेंट्स को दे दिया। और वो डिपार्टमेंट उस पैसे को जनजातीय क्षेत्रों में करे ना करे वो उनके ऊपर छोड़ दिया, और उन्होंने किया नहीं। तो हमारा बजट में कटौती होने से हमारा जो जनजातीय क्षेत्रों में भाजपा के समय में विकास में भारी जो है कमी आई है। जयराम जी मुख्यमंत्री बने 2 साल शुरू में उन्होंने जनजातीय परिषद का गठन ही नहीं किया। हमने जो है जब इस मामले को जो है हमने जनता के बीच में लाया और फिर विधानसभा में उठाया। भाजपा इसके पीछे एक तर्क देती रही कि जगत सिंह नेगी ने ही कोर्ट में अपील दायर की थी, उस वजह से उनको परिषद से बाहर किया गया। मैं कोई, अब मैं क्या शब्द कहूँ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि कोई चीज़ मुझे मिल रहा है और फिर मैं जो है कोर्ट में जाऊँगा। जब मुझे डिमोट किया गया, विधायक की संस्था को कमज़ोर किया गया, विधायक को जो है एक नीति के तहत जो है वहाँ अध्यक्ष बनना था, पीएससी का नहीं बनाया गया, तब मैं जो है कोर्ट में गया। इसके अलावा 13वीं विधानसभा की बात करें, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले अभी मेरा इसमें थोड़ा सा बीच में रह गया था, जो परिषद की बात कर रहा था, तो इन्होंने 2 साल गठन नहीं किया। और जब गठन किया 2 साल बाद, पूरे 5 साल में एक मीटिंग परिषद की हुई। बाकी दुनिया भर के बोर्ड और यहाँ पर जो है कॉरपोरेशन और संस्थाएं बनाई इन्होंने, जिसमें गाय का भी बोर्ड बनाया, फलाने का भी बोर्ड बनाया, सबकी बैठकें लेते रहिए 2-2, 3-3 बार, साल में 2-2, 3-3 बार। जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए जो परिषद है अनिवार्य रूप से संवैधानिक है, पूरे 5 साल में वो भी हमारे जो है एजिटेशन करने पे एक बार किया। उसी से आपको साफ पता लगता है कि कितना पक्षपात, कितना भेदभाव जयराम की सरकार ने किया और कितने हमारे खेर खवा थे। पूरे 5 साल में जयराम जी सड़क रास्ते जनजातीय क्षेत्र, चाहे पांगी भरमौर है, चाहे लाहौल स्पीति है, चाहे किन्नौर में नहीं आए, केवल जो है हेलीकॉप्टर से आए। हेलीकॉप्टर से भी सिर्फ जो है वोट मांगने आते थे, विकास के लिए नहीं आते थे। जिस तरह से जगत सिंह नेगी 13वीं विधानसभा की बात करें, मुख्यमंत्री पर जिस तरह से हमले करते थे, सत्ता के गलियारों में एक और चर्चा होती थी कि जगत सिंह नेगी का मुख्यमंत्री के साथ कुछ खास ही लगाव है कि हर बार हमलावर दिखते हैं। अभी आपने पांगी भरमौर और लाहौल स्पीति की बात की, 14वीं विधानसभा में आप पहुंचे हैं, मंत्री भी हैं,
सवाल ये है, स्पीति एक जगह है, वहां के चुनावों के दौरान हम दौरे पर भी थे, वहां एक कॉलेज का लंबे समय से इशू चल रहा है। वीरभद्र सिंह ने वहां शिलान्यास तो किया, परंतु वहां कभी कक्षाएं नहीं चली। पिछली सरकार में नोटिफिकेशन होती है, उसको डी नोटिफाई आपकी सरकार ने कर दिया है। अब क्या वो कॉलेज का भवन बनेगा? जनजातीय उस क्षेत्र के लोग आपसे क्या इस बात के लिए आश्वस्त रहे कि वो कॉलेज अब बनेगा इन 5 वर्षों में? अब इसके बारे में मुझे ये देखना पड़ेगा कि गुण और दोष के उस पर देख के हम उसको करेंगे। अब जैसे मेरे वहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों में सबसे पहला कॉलेज अगर खुला है तो राजा साहब जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने हमारे जिला किन्नौर के रेकोंगपियो में कॉलेज खोला। 1994 की बात है, पहला कॉलेज। उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने दूर दराज में कोई कॉलेज खुलेगा। उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने कुकुमसेरी है आपके लाहौल में, वहाँ भी कॉलेज खोला, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। आज हमारे पीओ के अंदर भी 500 से ज़्यादा बच्चे नहीं है। स्पीति में वायबल होगा या नहीं होगा, और सभी सब्जेक्ट्स हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अगर स्पीति के लोगों की डिमांड होगी तो हम कोई नज़दीक का जो जैसे हमारा रेकोंग पीओ है या कोई रामपुर है, वहाँ पर जो है उनके लिए हॉस्टल का प्रावधान करके ताकि उनको सभी स्ट्रीम्स वहाँ मिले। अब खाली जो है वहाँ पर एक विषय को लेकर आप पढ़ाई कराएंगे तो बाकी साइंस पढ़ने कहाँ जाएंगे, बाकी ज्योग्राफी पढ़ना है कहाँ जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रख के हम उनकी जो भी समस्या है उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा जब पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठी थी विधानसभा के दौरान, मुझे आप भी आंदोलन करते हुए दिखे थे। आपके हाथ में भी एक बड़ी सारी तख्ती थी जिसके ऊपर लिखा था पुरानी पेंशन बहाल करनी ही पड़ेगी। अब आप सत्ता में हैं, पहली कैबिनेट का इंतजार अब लोगों को लग रहा है समाप्त हो गया है, क्योंकि 13 तारीख की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। उस कैबिनेट में क्या कर्मचारियों को ओपीएस मिलेगी? तो ये हमारा चुनाव ही वादा है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने एक बार नहीं अनेकों बार आपके माध्यम से ये बात कही कि पहले कैबिनेट में हम फैसला करेंगे ओपीएस का, और निश्चित तौर पे करेंगे। पीएफआरडीए मना कर चुका है कि जो हमारे पास पैसा है कर्मचारियों का हम उसको वापस नहीं करेंगे। उन्होंने एक आरटीआई में ये जवाब दायर किया है। आपके मुख्य सचिव कह रहे हैं हम प्लान बी तैयार कर रहे हैं। वो प्लान बी क्या है? क्या जगत सिंह नेगी से भी इस विषय में कोई चर्चा हुई? अभी कैबिनेट में हर चीज़ का प्रेजेंटेशन होगा, वहाँ बताएंगे कैसा करना है। और जो पैसा हमारा केंद्र के पास पड़ा है वो तो हमारे कर्मचारियों का पैसा है। हमारा अपना जो अनुदान जो हमारा है सरकार का, हिमाचल प्रदेश का है, उसको केंद्र अगर गलत तरीके से रोकेगी तो फिर लोकतांत्रिक नहीं है, हमें फिर सुप्रीम कोर्ट के शरण में जाना पड़ेगा। इसके अलावा एक और बात है, 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सरकारी वैकेंसियां भी कुल मिलाकर सभी विभागों की बात करें 60,000 के करीब करीब बनती हैं। ऐसे में 1 लाख नौकरियां देना आपको नहीं लगता बहुत बड़ी चुनौती है? नहीं, देखिए आप कितने लोग रिटायर होते हैं, ये जो आप 60,000 की बात कर रहे हैं उसमें अभी जो रिटायर हो गए जोड़ेंगे तो करीब करीब 1 लाख के करीब आने वाला है। बहुत सारे हमारे जैसे बिजली बोर्ड है 85-100, तो उसमें ही पोस्टें खाली है। अभी फिर आपके जो स्कूलों में है, कॉलेजेस में है, और हमारे हेल्थ में है, सारे क्लब करेंगे तो ये तकरीबन तकरीबन जो सरकारी नौकरियां लाख के नज़दीक पहुंच जाएगी। और इन लाख लोगों को तो हमने जो वादा किया पूरा करेंगे। प्रदेश की जनता आपसे एक और बात जानना चाह रही है कि जिस तरह से विधानसभा में आपकी और पूर्व मुख्यमंत्री की नोकझोंक होती थी, वो क्या कोई विशेष परिस्थिति थी, या फिर जगत सिंह नेगी को लगता था कि मुख्यमंत्री के ऊपर ज़्यादा हमले बोले जाएंगे तो अगली बार हम सत्ता में आएंगे तो मुझे कोई बड़ा पोर्टफोलियो मिलेगा, या फिर कुछ और वजह थी? क्या वजह थी, प्रदेश की जनता के साथ साझा करेंगे? नहीं, मैं तो वहाँ पर मुख्यमंत्री से कोई मेरा निजी कोई ऐसा दुश्मनी थोड़ी है। वो हमारे जो है सरकार के मुखिया थे, और जिस तरह से वो हमारे साथ भेदभाव कर रहे थे, जिस तरह की भाषा वो हमारे साथ हमारे लिए प्रयोग करते थे, अलोकतांत्रिक बात करते थे और संवैधानिक बात नहीं करते थे, हमारे साथ अन्याय कर रहे थे, हमारी बातों को नहीं माने, तो हमारे पास और क्या तरीका था? ठीक है कि हम थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलते थे, पर हमने कभी भी जो है कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द उनको नहीं कहा, बल्कि वो जो है अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल करते थे। उसी से पता लगता था कि किस किस्म का उनका जो है अंदर जो है हमारे प्रति चल रहा था। हम तो उनको इज्जत देते थे पूरा मुख्यमंत्री को,
परंतु जब हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं करेंगे, हमारे जो मांगे हैं उनके बारे में वो जो है मुख मोड़ेंगे, तो हमारे पास क्या तरीका था? हमारे पास एक ही तरीका था, क्वेश्चन के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से हमें वो जो है उनके ध्यान में लाना था। वही हमने कोशिश की, और उसमें वो जो अगर चिढ़ते थे या उसमें उनको अगर तकलीफ होती थी तो वो उनका अपना मामला था, किस किस्म का उनको व्यवहार करना चाहिए, एक मुख्यमंत्री को कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो खुद उनको बेहतरीन समझना चाहिए। पिछली सरकार के ऊपर अक्सर जब आप विपक्ष में थे, कर्जे को लेकर बहुत बड़ा हमला होता था कि इतना कर्जा ले लिया, कर्जा और बढ़ रहा है, 75,000 करोड़ हो गया। अभी वर्तमान के आंकड़ों की बात करें तो 69,925 या 992 के करीब है। फिर 75,000 करोड़ कांग्रेस कहाँ से बताती है? क्या 5,000 करोड़ पहले ही एडवांस लेकर सरकार चल रही है? अभी आप ये जो इंस्टीट्यूशंस खोले हैं 900 के करीब, आप इसके खर्चा लगाओ तो ये 5,000 करोड़ रुपए चाहिए थे इसको चलाने के लिए। ये तो सिर्फ चुनाव के समय लोगों को झांसा था, और इतने 900 इंस्टीट्यूशंस अगर वाकई ज़रूरत थे तो 9 मंत्री हार गए, और ज़्यादातर उन मंत्रियों ने खुलवाए अपने अपने जगह पे। जहाँ पर ये लोग पहले बोलते थे विधानसभा में कि राजा साहब ने जो है इतने स्कूल खोल दिए, इतने कॉलेज खोल दिए, इतने हेल्थ इंस्टीट्यूशन, इसके फ़ायदा नहीं, इसको बंद करो, बार बार कहते थे। और फिर जब चुनाव आ गए तो फिर ऐसे एकदम से कहाँ ज़रूरत पड़ गई। तो ये कहना कुछ है, करना कुछ है। बीजेपी की ये आदत है, इनके करनी और कथनी में बहुत अंतर है। और जहाँ तक कर्ज की बात आप कर रहे हैं, ये डबल इंजन की बात करते थे, आपको याद होगा। तो हमें सोचते थे कि भाई केंद्र से मोदी जी एक बार नहीं दर्जनों बार हिमाचल प्रदेश में आए, और एक एक जो उनका यहाँ पर हमारा दौरा होता था, कम से कम बिकॉज गरीब प्रदेश को कंगाल करके जाते थे। 10-20 करोड़ रुपए तो आम खर्च होता था उनके ऊपर, पर जाते समय फूटी कोड़ी नहीं देते थे। सिर्फ कहते थे मंडी जाएंगे क्या कि उधर के क्या कहते हैं सेफू बड़ी बड़ा अच्छा है, अगर वो कांगड़े में गए कांगड़े का दाम अच्छा है, वो तो सबको पता है। पर दिया क्या है इस गरीब प्रदेश को? सारा हमारा जो है एचआरटीसी का अभी जो है 14 करोड़ जो है एचआरटीसी को जो उस समय भीड़ इकट्ठा करने के लिए बसें लगाए, वो भी नहीं देखे गए। तो डबल इंजन की सरकार ने एक पैसा नहीं दिया, हम वो बात कर रहे थे। भाजपा कह रही है आप पैसों की बात करते हैं, परंतु हमने एम्स भी दिया, आईआईएम भी दिया, वंदे भारत एक्सप्रेस भी दे दी, बल्क ड्रग पार्क लगा दिया जिसको आपकी ही सरकार शुरू करेगी, उसका उद्घाटन भी करेगी। तो फिर पैसे कहाँ के लिए चाहिए? जो एक ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, पटरियां हमने बिछाई थी, उसके ऊपर ट्रेन चलाने की कौन सी बात है? ट्रेन तो पहले भी चल रही थी, नाम बदल कर आपने कुछ डब्बे लगा दिया तो उससे थोड़ी फर्क पड़ गया। एम्स हमारे राजा साहब जब मुख्यमंत्री थे उस समय उसकी सोच पैदा की गई, उस समय उसका जमीन को देखा गया। और आईएमएम तो हमारे समय का है, कहाँ भूल गए? वो तो वहाँ पर हमारे समय में चल भी गया था। वो इन्होंने क्या लाया? चुनाव के समय एक घोषणा कर दी ड्रग पार्क का, वो तो अभी घोषणा ही है ना, अभी तो उसका पैसा आना है। तो ये डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल को दिया क्या? आप मुझे एक बताइए, कितना सौगात इन्होंने दिया है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भी पैसा नहीं दिया आज तक। इसके अलावा अब कैबिनेट बैठक में भी जाने वाली है आपकी जो जनजातीय विकास परिषद की बैठक, जो पिछले कई वर्षों से हो नहीं पा रही है, क्या इस वर्ष से वो शुरू हो जाएगी? बिल्कुल। सबसे पहले अब जैसे ही हमें जो हमारा जो है क्या कहते हैं कैबिनेट होगा, उसके बाद जो है हम इस मंत्री जो हमारा जो ये परिषद है, जनजातीय सलाहकार परिषद है, इसका विधिवत गठन करेंगे और मीटिंग भी जल्दी कराएंगे, और कोशिश करेंगे साल में एक नहीं 2 बैठकें हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ जगत सिंह नेगी, जो कि अभी मंत्री हैं। मंत्रालय कौन से मिलेंगे वो भी 2 दिन बाद पता चल ही जाएगा। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।